Hello students, are you ready for physics? So let's go to ideal classes. तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम ये जानना चाहेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के द्वारा विभव की स्थिति हम कैसे प्राप्त करते हैं। इसकी जो स्थिति बनेगी हमारी, हमको ये जानना पड़ेगा सबसे पहले कि द्विध्रुव कहते हैं किसको हैं। तो मैं बताया था पीछे, मैंने जो हमारे पहले वीडियोस हैं उन्हें तो बताया था मैंने कि द्विध्रुव एक ऐसी रचना है हमारी जिसमें हमारे दो समान तरह के आवेश, लेकिन उनमें चिन्ह विपरीत होना चाहिए, एक दूसरे से अल्प दूरी में रखे हुए हैं। तो एक निर्माण जो बनता है हमारा, निकाय जो बनता है, उसे हम द्विध्रुव कहते हैं। तो इस तरह की एक स्थिति हमारे पास है। उस द्विध्रुव की दो अवस्थाएं हमारी होती हैं जिन्हें हम मान निकालने का प्रयास करते हैं। ऐसी हमने जब तीव्रता निकाली थी तब पीछे वाले वीडियोस में आपको बताया था कि दो स्थितियाँ इसकी बनती हैं, एक अक्षीय स्थिति, एक निरक्षीय स्थिति। तो हम दोनों स्थितियों निकालेंगे। तो पहले हम करना चाह रहे हैं आज इस वीडियो में कि वैद्युत द्विध्रुव के द्वारा उसकी अक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक हम कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा है, इसका हेडिंग लिखा है, उस हेडिंग से आपको क्लियरिटी आएगी कि हमारा टॉपिक आज का क्या है। ये देखिए, ये हमारा हेडिंग है, ये लिखा है ऊपर, ये देखिए ऊपर लिखा है टॉप में, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें हमको दो स्थितियां मिल रही हैं। पहली स्थिति हमारी जो है अक्षीय स्थिति, उसको हम एक नया नाम भी देते हैं, हम इसे कहते हैं अनुदैर्ध्य या अक्षीय स्थिति। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एक्सियल और एंड ऑन पोजीशन। तो बच्चों, इस व्यंजक को प्राप्त करने के लिए हम सबसे पहले एक द्विध्रुव लेते हैं, डाइपोल जिसे कहते हैं। द्विध्रुव का नाम यहाँ पर हमने ए बी रखा हुआ है। उस द्विध्रुव की अक्षीय अवस्था क्या होती है? अक्षीय अवस्था जहाँ पर कोई चीज़ रखी हुई है, उसकी ही अक्षीय अवस्था पर, उसकी ही एक सीधी रेखा पर जहाँ पर वो रखा है हमने, यदि हम सीधी रेखा खींच दें यहाँ पर, तो इसे हम इसकी अक्षीय स्थिति कहेंगे। तो इस द्विध्रुव हमारा ए बी है। इस ए बी द्विध्रुव में जो कंडीशन बनती है हमारी, उसमें अल्प दूरी को हम 2l मानते हैं। तो ये ए बी का आवेश -q + q समान आवेश, और डिस्टेंस बीच की मध्य बिंदु से यहाँ तक की l, यहाँ तक की l, कुल 2l है हमारा, ll हमको यहाँ मिल गया। अब इसके मध्य बिंदु से इसकी अक्षीय अवस्था पर, जिसे हम कह रहे हैं एक्सियल पोजीशन या एंड ऑन पोजीशन जो बन रही है हमारी, इसमें हमको बिंदु P मिल रहा है, जिस बिंदु P की दूरी इस O से r है। ये हमें दिया है कि माना हम पे एक द्विध्रुव है, AB है, जिसकी अक्षीय अवस्था पर इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिसमें हमने द्विध्रुव के द्वारा उत्पन्न विभव का मान ज्ञात करना है, व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है ना। तो ये जो चित्र बन रहा है हमारा, इस चित्र में जो हमारी पोजीशन है हमने इस ढंग से लिखी है कि माना, जैसे मैंने लिखा हुआ है नोट सामने, उसे आप देख लीजिए पहले, जिससे आपको आइडिया बन जाए कि नोट्स हम कैसे लिखते हैं। ये देखिए, ये लिखा है ऊपर, ये देखिए, माना एक द्विध्रुव ए बी की अक्षीय अवस्था में द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P है, जिस पर विभव ज्ञात करना है। ये कंडीशन हमारे पास है। ठीक है ना। अब देखिए, जब भी हमारे पास द्विध्रुव रहेगा तो द्विध्रुव में एक आघूर्णीय अवस्था होती है, जिसे बोलते हैं द्विध्रुव का आघूर्ण। जहाँ द्विध्रुव रहेगा, हमें द्विध्रुव के साथ उसका आघूर्ण निकालना पड़ेगा, है ना। आघूर्ण क्या होता है? p = 2ql, है ना। इसको हम यहाँ पर लेंगे, तो हमारे यहाँ पर जो P रहेगा, जिसे बोलेंगे हम इस AB का आघूर्ण p = 2ql, समीकरण नंबर 1 हमें यहाँ मिल जाएगा। अब देखिए, हमें यहाँ पर विभव निकालना है। हम जानते हैं, जो हमने पीछे वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैं आपको लिंक भेज दूंगा उसका नीचे बॉक्स में, जिस वीडियो में हमने ये बताया था कि विभव जो बनता है हमारा, किसी बिंदु आवेश द्वारा उत्पन्न विभव जो रहता है हमारा, उस विभव की अवस्था हम कैसे निकालते हैं। उसके लिए सूत्र बनता था हमारा V
इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ये सूत्र बन रहा है हमारा। देखिए ये लिखा है मैंने यहाँ पर, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, समीकरण नंबर 2 माना है इसको हमने। लेकिन इसमें जो हमारी स्थिति है, हमें क्या क्या चाहिए, हमें यदि V निकालना है तो हमें दो स्थितियाँ चाहिए यहाँ पर। देखिए दो चीज़ चाहिए हमको, एक चाहिए हमको आवेश, एक चाहिए हमको डिस्टेंस। डिस्टेंस उस आवेश से है जो आवेश विभव की अवस्था प्रदान कर रहा है, दे रहा है। तो हमें यहाँ पर देखना है। देखिए जो हमारा चित्र है, चित्र में पहुँचते हैं फिर दोबारा। जो हमारा फिगर है, इस फिगर में हमारे दो आवेश हैं। एक आवेश हमारा यहाँ पर है -Q, एक आवेश हमारा यहाँ पर है +Q। तो इस निकाय में दो आवेशों के द्वारा हमको बिंदु P पर विभव प्राप्त होगा, इसलिए हमें इन आवेशों से डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। आवेश के मान तो हमको दिए हुए हैं यहाँ पर, लेकिन दूरियां को मान नहीं दे रखी, हमें दे रखा मध्य बिंदु O से दूरी दे रखी है। हमको O में नहीं चाहिए, हमें चाहिए इन बिंदु आवेशों से दूरी, है ना। तो हम A और B मतलब -Q +Q से डिस्टेंस निकालेंगे। तो हम चित्र देखते हैं यदि हम, तो यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी R है, O से A तक की डिस्टेंस स्मॉल l है, O से B की डिस्टेंस स्मॉल l है। तो यदि हम A से P तक की डिस्टेंस निकालना चाहें तो हम इस PO के साथ AO जोड़ देंगे, है ना। तो मिल जाएगा हमको यहाँ से AP की डिस्टेंस, जिसे बोलेंगे हम R + L। वैसे ही हम यदि यहाँ से मान निकालना चाहें B से P तक का, तो ऐसी अवस्था में हम इस R डिस्टेंस से L डिस्टेंस पीछे चल रहे हैं, R से हम बैक आ रहे हैं, तो हमको इतना पार्ट हटाना पड़ेगा, तो हम इस बिंदु B से P तक का मान निकाल पाएंगे। तो बिंदु B से P तक की डिस्टेंस निकालने के लिए हम इस R मान में इस L मान को घटा देंगे, तो मिलेगा हमको R - L, जो हमें यहाँ पर दिखा दिया है। ठीक है, तो हमारा ये पूरी फिगर की स्थिति है, जिसमें पूर्णतः हमने ये दिखा दिया है कि संपूर्ण डिस्टेंस जो बन रही है हमारी, वो डिस्टेंस कैसी कैसी बन रही है। अब देखिए, हमें इन दूरियों के द्वारा ही इन बिंदुओं से उत्पन्न विभव की अवस्थाएं समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 से ज्ञात करनी है। तो जो हमें पोटेंशियल मिलेगा इनसे, उसके मान को निकालने के लिए हम इनके आवेश और डिस्टेंसेस जो बन रही है हमारी, ये लिखी है मैंने, +Q आवेश से बिंदु P की दूरी, R - L, -Q आवेश से बिंदु P की दूरी, R + L, इनको लेके हम मान निकालने का प्रयास करेंगे, है ना। तो अब देखिए, जो हमारे दोनों आवेश हैं उनके लिए अब चलते हैं हम इसके नीचे। ये देखिए, हम यदि सूत्र का प्रयोग करें तो हम +Q द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न विभव जो मिलेगा हमको, वो मिलेगा सूत्र के द्वारा, ये जैसे यहाँ पर है, उसे मान लिया हमने V1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R - L। तो डिस्टेंस हमारी +Q की है, वो है हमारी R - L। -Q जो बनेगा हमारा, उसके लिए विभव जो बनेगा हमारा V2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ हमारा आवेश -Q है, तो हमने -Q यहाँ पर शो किया, R + L, क्योंकि विभव हमारी अदिश राशि है। ऐसी स्थिति में जो उसका चिन्ह रहेगा राशियों में, हम चिन्ह सहित उस मान को यहाँ पर पुट करेंगे। तो हमारा मान यहाँ पर माइनस के रूप में हमने शो किया है यहाँ पर, है ना। यहाँ दिशा नहीं है, यहाँ हमारा चिन्ह सहित मान को रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मिलेगा हमको V2 = माइनस हमने पहले ले लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R + L, क्वेश्चन नंबर 4। तो V1 V2 हमें दोनों मिल गए। ये दोनों विभव दोनों आवेशों से बिंदु P पर उत्पन्न किए जा रहे हैं। ठीक है ना, ये दोनों जो हमारे विभव हैं, ये विभव हमको इस द्विध्रुव के निकाय में उपस्थित दोनों आवेशों के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना, ये चित्र है हमारा। इस चित्र में -Q हो चाहे +Q हो, दोनों आवेशों के द्वारा बिंदु P पर हमें विभव मिलेगा V1 और V2, है ना। हम चाहें इसको लिख दें यहाँ पर, यदि हम लिखना चाहें इसमें तो सो कर सकते हैं इसको हम। ऐसी स्थिति में यहाँ हमारा विभव V1 भी रहेगा और V2 भी रहेगा, लेकिन दिशा नहीं रहेगी यहाँ पर, इन दोनों की उपस्थिति यहाँ पर रहेगी। अब हम इन V1 और V2 का परिणामी निकालेंगे। यदि परिणामी निकालना चाहें इसका, तो उसे हम माना V बोल सकते हैं, V,
है ना। उस v का मान, क्योंकि दोनों यहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं, उस v का मान दोनों की अवस्थाओं के योग के बराबर हो जाएगा। दोनों का हम एडिशन कर देंगे तो जो परिणाम मिलेगा, हमको रिजल्टेंट मिलेगा v इक्वल टू v1 प्लस v2 से प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अब चलते हैं हम नीचे, जहाँ पर मैंने राइटिंग की है, यहाँ पर दिखाया है आपको कि जो पर आप पार्ट यहाँ पर देखिए नीचे, ये देखिए बिंदु P पर परिणामी विभव v इक्वल टू v1 प्लस v2 5 मान लिया इसको हमने। समीकरण 5 में समीकरण 3 और 4 के मान रखने पर v इक्वल टू, अब देखिए दोनों जो हमारे इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस में q अपॉन 4πε0 दोनों में उपस्थित हैं, तो उसे हम कॉमन ले लेंगे। हमने यहाँ पर एक साथ कर दिया, कॉमन लेके जो पार्ट बचा अंदर हमारा, इसमें v1 के लिए 1 अपॉन r माइनस एल और v2 के लिए 1 अपॉन r प्लस एल। चिन्ह बीच में माइनस इसलिए हुआ क्योंकि v2 में हमारा चार्ज चिन्ह जो हमारा है वो माइनस है, तो यहाँ पर माइनस आ गया हमारा, ठीक है ना। अब इसको हमने सॉल्व करना है, दोनों का एलसीएम लिया, ये मिल गया, ये पार्ट ऊपर गया, ये पार्ट इधर गया, यहाँ माइनस पहले से ही बाहर है उपस्थित है, तो हमने यहाँ अंदर कोष्टक के अंदर रखा इसको, ये कर दिया। इस कोष्टक को खोलने के बाद चिन्ह बदलेंगे क्योंकि बाहर माइनस है हमारा, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो हमें ये पार्ट मिलेगा v इक्वल टू q अपॉन 4πε0 r प्लस एल माइनस r प्लस एल अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। हमने यहाँ पर सूत्र प्रयोग किया, कौन सा वाला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी, a प्लस बी जो हमारा फॉर्मूला होता है, उसको हमने यहाँ पर प्रयोग किया और इसके स्थान पर हमने ये रख दिया। जहाँ पर यहाँ पर a के स्थान पे r है और b के स्थान पे l है, तो हमने वहाँ पर प्रयोग किया और यहाँ पर इसको इस तरह से शो कर दिया। अब देखिए जो हमारा ये वाला पार्ट आया है लास्ट में, इस पार्ट में r यहाँ पर कट रहा है, r यहाँ पॉजिटिव है, r यहाँ नेगेटिव है, दोनों कट जाएंगे, लेकिन प्लस l और प्लस l दोनों जुड़ जाएंगे। हमें किसी प्रकार से l गायब, हम यदि यहाँ पर चिन्ह को नहीं बदलते हैं, जो हम गलत करेंगे, तो ऐसी अवस्था में हमको यहाँ पर l कट जाएगा, जहाँ l कट जाएगा वहाँ पर डिफिकल्टी आ जाएगी। हमें यहाँ पर l नहीं काटना है, l पूरी तरह से सेफ रखना है हमने। हमें यदि लेना है आइडिया इसका, तो हमें ध्यान देना चाहिए कि जब हम इसको बदलेंगे लास्ट में, तो मेरा किसी प्रकार से l ना कट जाए। l यदि कट रहा होगा तो आपने अवश्य गलती कर दी है, आप चेक कीजिए, ऊपर चिन्ह बदलिए और यहाँ पर r को इस तरह से शो कीजिए, तो ऐसी स्थिति में r कट जाएगा। r कटने के बाद ये काट दिया, इसको माना हमने, ये काट दिया, जो पार्ट बचेगा हमारा, उस पार्ट में l दोनों जुड़ जाएंगे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, देखिए l दोनों जुड़ जाएंगे, ये ऊपर चल रहे हैं हम, देखिए v इक्वल टू q अपॉन 4πε0 2l अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये मिल गया, है ना। अब हम यहाँ पर इसे करेंगे व्यवस्थित, इसे करेंगे अरेंज, और इस q को ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे। जो पार्ट नियत है कांस्टेंट, उसको बाहर कर देंगे, तो हमारा जो पार्ट बाहर रहेगा वो पार्ट हमारा है 1 अपॉन 4πε0, और अंदर q को ले जाने के पश्चात बन जाएगा हमारा 2ql, और बटे में है r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन 6 की स्थिति देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये हमारी बहुत ज़रूरी स्थिति है। नंबर 6 आने के बाद हमें यहाँ पर पूरी तरह से एक आइडिया लगाना है, एक आभास लेना है, स्थिति दिखानी है कि देखिए यहाँ पर जो चित्र हमारा बन रहा है ना, इस फिगर में, ये देखिए इस फिगर में जो हमारी डिस्टेंस r है, ये तुलना में इस l के काफ़ी बड़ी है। ये पूरा निकाय हमारा अल्प दूरी का है ना, बहुत छोटी सी स्मॉल डिस्टेंस इसकी है हमारी, उस डिस्टेंस का भी ये हाफ है, तो l डिस्टेंस बहुत छोटी हो जाएगी, वेरी स्मॉल हो जाएगी। ऐसी स्थिति में यह r की तुलना में बहुत छोटी होने पर हमको यहाँ पर ऐसी स्थिति होगी कि यदि हम इसका वर्ग करें, छोटी राशियों का वर्ग करने पर हमको और छोटी राशि, और बड़ी राशियों का वर्ग करने पर हमको और बड़ी राशि प्राप्त होती है। ये भी मैं आपको वीडियो बनाया है पीछे मैंने आपका, जिससे आपको आइडिया आ जाए, आप देख सकते हैं। जो मेरा आइडियल क्लास चैनल है पूरा,
उस चैनल में आपको अवश्य इस तरह के वीडियो मिल जाएंगे जिनमें सारी अवस्थाएं जो तुम्हें बता रहा हूँ मैं वो सारी क्लियर हो जाएंगी। आप उन्हें चेक करते रहिए, देखते रहिए, है ना। तो यहाँ पर जो स्थिति बन रही है हमारी, आर की तुलना में एल बहुत छोटा सा है, अतः उस एल की अवस्था का वर्ग करने के पश्चात हमको और छोटी राशि मिलेगी, और आर बड़ा है तो उससे और बड़ी राशि मिलेगी वर्ग करने के पश्चात। तो ऐसी स्थिति में एल इतना छोटा हो जाएगा हमारा कि उसे यदि हम लिखें ना लिखें अंतर नहीं पड़ता, जोड़ें या ना जोड़ें अंतर नहीं पड़ता, उसे हम नगण्य मान सकते हैं, गणना में नहीं आ रहा है, इसे बोलते हैं नेग्लिजिबल मान सकते हैं। ऐसी स्थिति में हम कहेंगे इफ एल इज मोर लेस देन आर देन एल स्क्वायर इज मोस्ट लेस देन आर स्क्वायर। मतलब एल यदि बहुत छोटा है आर से तो एल स्क्वायर अत्यधिक छोटा हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर से। ऐसी स्थिति में हम एल स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि चित्र में एल द्विध्रुव की अल्प दूरी का आधा है, अतः उसका मान आर की तुलना में बहुत छोटा होगा, और यदि इसका वर्ग करें तो एल स्क्वायर आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य हो जाएगा, अतः एल इज मोर लेस देन आर, देन एल स्क्वायर इज मोस्ट लेस देन आर स्क्वायर। इसलिए एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर समीकरण 6 से, जो हमने 6 बनाई है, उस 6 में हम एल स्क्वायर को नगण्य मतलब गणना में नहीं आ रहा है तो उसे लिखें, न लिखे अंतर नहीं पड़ता हमारा, उसे हम हटा देते हैं। ऐसी स्थिति में यह बन जाएगा v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ql अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ आ रहा है एप्सिलॉन नॉट क्या होता है हमारा, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता हमारा क्या है, एप्सिलॉन नॉट है ना, ये आपको बताया है पीछे। तो ये स्थिति बन गई हमारी समीकरण नंबर 7 की, ठीक है ना। अब देखिए मान तो हमारा आ गया, लेकिन यहाँ कैसे पता करेंगे हम कि ये द्विध्रुव की अवस्था है। तो डायपोल की स्थिति निकालने के लिए, शो करने के लिए हम द्विध्रुव का आघूर्ण यहाँ पर लाने का प्रयास करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं कि द्विध्रुव की आघूर्ण की अवस्था केवल द्विध्रुव में ही होती है ना। QL2 ये तो मिल जाएंगे हमको, लेकिन द्विध्रुव की अवस्था का आघूर्ण जो बनेगा हमारा, उस आघूर्ण की अवस्था केवल द्विध्रुव में रहेगी। तो यदि हम द्विध्रुव के आघूर्ण को यहाँ पर लगा दें, तो यदि आघूर्ण की स्थिति रहे तो हम देख के बता सकते हैं कि अवश्य ही यहाँ पर ये द्विध्रुव के द्वारा निकली हुई अवस्था होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 जो हमने लिखा था पीछे, इक्वेशन 1 जो आई थी हमारी पीछे की तरफ, समीकरण 1 देखिए, द्विध्रुव AB का आघूर्ण स्मॉल p इक्वल टू 2ql, इसका प्रयोग यहाँ करते हैं नंबर 7 में। तो जहाँ पर 2ql है उसके स्थान पे हम रखते हैं स्मॉल p को, तो हमें इस तरह की अवस्था प्राप्त हो जाती है जैसे मैंने लिखा है सामने यहाँ पर समीकरण 7 में। समीकरण 1 का मान रखने पर v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल p अपॉन आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 8, इक्वेशन नंबर 8। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये हमारा डेरिवेशन हो गया इसका, ये हमें व्यंजक मिल गया, इसे कहते हैं हम समीकरण 8 ही इस अवस्था में वैद्युत विभव का व्यंजक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा मिलने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें यहाँ मिल रहा है, लेकिन कौन सी स्थिति में, अक्षीय अवस्था में। स्थिति कौन सी है हमारी, एक्सियल पोजीशन हमारी बन रही है, या एंड ऑन पोजीशन हमारी बन रही है, जिससे हम ये मान प्राप्त कर रहे हैं। तो ये हमारा डेरिवेशन है, ठीक है ना। तो इस डेरिवेशन में जो हमारी मुख्य अवस्था है, हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि द्विध्रुव की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, नाम उसका क्या है, आवेश वहाँ कौन सा है, डिस्टेंस कौन सी है। तो द्विध्रुव के अक्षीय अवस्था को हमें जानना जरूरी है ना, कि अक्षीय अवस्था किसे कहते हैं। उस अक्षीय अवस्था में बिंदु मानकर हम इनमें द्विध्रुव के आवेशों से उस बिंदु की डिस्टेंस निकालकर बिंदु आवेश के द्वारा उत्पन्न विभव की सूत्र की अवस्था को प्रयोग कर दोनों आवेशों से मिलने वाले विभव की अवस्थाओं क्रमशः V1 V2 को निकालकर बिंदु P पर परिणामी विभव V का मान निकालते हैं। जो मान मिलता है हमको, उस मान में ये दोनों मान रखकर हम सॉल्व करने के पश्चात परिणामी मान निकालते हैं। और बीच में हम ये भी ध्यान देते हैं
ये जो हमारा L का मान है, L का मान तुलना में R की बहुत छोटा होता है, तो ऐसी अवस्था में हम L स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे। नगण्य मान की जो स्थिति बनेगी हमारी, और साथ में द्विध्रुव के आघूर्ण की अवस्था स्मॉल p को यूज़ करेंगे, तो हमें जो स्थिति मिलेगी उसको हम द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में स्थित विभव का व्यंजक कहेंगे। तो ये हमारा डेरिवेशन था आज का। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, आपको समझ भी आया होगा। तो यदि आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियो लगातार जैसे मैं डालूं आपको तुरंत मिलता रहे, आपको नए टॉपिक मिलते रहें, आपको ज्ञानवर्धक सामग्री मिलती रहे, आपके विषय से संबंधित, कोर्स से संबंधित अवस्थाएं मिलती रहें और आपका कोर्स लगातार कंप्लीट होता रहे। तो मैं आपको लगातार यहाँ पर नोट्स भी बना रहा हूँ आपके, तो आप इन नोट्स को अपने कॉपी में ऐड भी कीजिए, लिखते हुए रहिए, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में कोई समस्या ना हो, कंपटीशन में कोई समस्या ना हो, आपके नोट्स बन जाएं, जिससे आपको लगातार इनको पढ़कर इन अवस्थाओं को जान सकते हैं। ठीक है ना। तो सारी अवस्थाएं तो बता दी हैं मैंने। यदि आपको तब भी कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप उसको अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे मैं आपको सुधार करने का प्रयास कर सकूं, आपको बताने का प्रयास कर सकूं। तो चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिससे आपको इससे भी आगे की अवस्था मिले। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वैसे वो कौन सा है, नंबर 2 पोजीशन, जिसे बोलते हैं अनुप्रस्थ या निरक्षीय स्थिति। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।